Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Dear students, we have already studied about rate of reaction, instantaneous rate of reaction and average rate of reaction. Today we are doing our next topic, that is factor affecting the rate of reaction. Factors influencing the rate of a reaction. रेट ऑफ ए रिएक्शन, किसी रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर उनके बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. थर्ड nature of reactant, concentration of reactants. Third is temperature. Fourth, presence of catalyst. Fifth, surface area of reactant. And sixth one, presence of light. So dear students, we are going to discuss these factors one by one. First is nature of reactants. तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसका एग्जांपल लेते हैं कि 2NO plus O2 gives 2NO2. सेकेंड रिएक्शन है 2CO plus O2, it gives 2CO2. देखो ये दोनों रिएक्शन जो है, बोथ दीज रिएक्शंस अपीयर टू बी सिमिलर. दोनों रिएक्शन सिमिलर दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल, बट दिस रिएक्शन इज फास्ट एंड दिस रिएक्शन इज स्लो. तो ऐसा क्यों होता है? This is due to difference in amount of energies for breaking of different bonds and for the formation of energy released of different bonds is different. तो स्टूडेंट्स क्या है, दोनों रिएक्शन दिखने में तो एक जैसी है, बट दोनों में ये फास्ट है ये स्लो क्यों है? फास्ट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसके बॉन्ड जो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, और इजीली ब्रेक होने से जल्दी से रिएक्शन जो है हो जाती है, इसलिए फास्ट है वो. सेकंड केस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉन्ड के ब्रेक करने के लिए वो ज़्यादा है, और फॉर्मेशन में लेट से फॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो हो रही है. तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. सेकंड पॉइंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. सेकंड पॉइंट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन जब स्टार्ट होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मैक्सिमम होती है, बट जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है. तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ये कैसे रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करता है? रेट ऑफ रिएक्शन decreases
with increase in time or decrease in concentration of रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टाइम और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की। तो इसीलिए स्टार्टिंग में रिएक्शन का रेट फास्ट होता है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है तो रेट ऑफ रिएक्शन जब वो डिक्रीज होता जाता है। थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी सप्लाई की जाती है, मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा फास्ट कोलिजन करते हैं एक दूसरे के साथ और फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और मोस्टली केसेज में पाया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट ऑलमोस्ट बिकम्स डबल विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। हर बार अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर राइज कर दें तो रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट बिकम्स डबल, लगभग डबल, 2 से 3 गुना हो जाता है। एग्जैक्ट 2 नहीं बोलेंगे, 2 से 3 गुना हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आपने पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं और खुद जो है रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, उन्हें हम कैटलिस्ट बोलते हैं। अब कैटलिस्ट जो है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, किसी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस है तो वो क्या करता है, रिएक्शन के रेट को फास्ट करता है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। और जनरली जो है वो केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम वाली होती है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन कोई है, उसमें अगर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है तो वो क्या करता है, इट हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर। मान लो एक रिएक्शन है कोई, विदाउट इक्विलिब्रियम की कोई रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो पॉइंट होता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है फर्दर चेंज नहीं हो रही हो, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में आगे कोई डिक्रीज ना हो और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में आगे इंक्रीज ना हो, तो दोनों ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अगर किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कैटलिस्ट की प्रेजेंस है तो ये क्या करता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, कितने पॉइंट पर किस कंसंट्रेशन पर इक्विलिब्रियम आता है उसको चेंज नहीं करता, बट इट हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्ट। कितना टाइम जो कंज्यूम हो रहा था इक्विलिब्रियम आने में उसको कम कर देता है और रिएक्शन को फास्ट कर देता है। फिफ्थ पॉइंट इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जनरली जो है ये उन केसेस में होता है जहां पर हमारा रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में हो, और उस केस में मतलब कि है जैसे हमारी एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज है, गैसेज की एड्जॉर्प्शन होती है कैटलिस्ट के ऊपर, वहां पर ये ज्यादा अप्लाई होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, या सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट भी हम यूज कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा या कैटलिस्ट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो हमारा बच जाता है दैट इज द
presence of light. There are some chemical reactions which do not take place in dark, जो डार्क में अंधेरे में नहीं होती, उन रिएक्शंस के होने के लिए प्रेजेंस ऑफ लाइट का होना जरूरी है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है, तो उन केसेस में हमें लाइट की प्रेजेंस का होना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल लें 2H2 गैस प्लस Cl2 गैस, it will give 2HCl. This chemical reaction takes place in presence of sunlight. ये केमिकल रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ए रिएक्शन। So dear students, we have discussed the factors affecting the rate of reaction. Next we are moving towards rate law, law of mass action, etc. Next topic is dependence of rate on concentration of reactants. रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रेट के ऊपर क्या डिपेंडेंस है उसको हम स्टडी करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम 3-4 टॉपिक जो है कवर करेंगे। रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आप देखेंगे इसको। सबसे पहले जो है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होती है, बिकॉज रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। बट आफ्टर पासेज ऑफ टाइम या विद इंक्रीज इन टाइम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो ये जो हमने बोला है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। अगर इस साइड में हम लें कंसंट्रेशन और इस साइड में हम टाइम लें, यानी कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास क्या ग्राफ आएगा, देखें। ये जो है रिएक्टेंट्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो स्टार्टिंग में जब टाइम 0 है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है। ये लाइन जो यहाँ से आएगी, ग्राफ यहाँ से चलेगा इसका 0। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 कब, जब इनिशियल टाइम होता है। फिर किसी भी टाइम पर देखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और एक टाइम ऐसा है कि वो कांस्टेंट हो जाती है, और वो पॉइंट कौन सा होता है, इक्विलिब्रियम का होता है। तो ये तो आपने पढ़ा कि कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अब हम कर रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिएक्शन के रेट पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, इसको स्टडी किया था गोल्डबर्ग और वाज ने। उन्होंने जो एक थ्योरी दी थी या उन्होंने जो एक लॉ दिया था उसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ को समझने से पहले देखिए थोड़ा सा कि A प्लस B गिव राइज टू प्रोडक्ट्स। मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें A और B दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों रिएक्शन करने के बाद एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इन्होंने जो स्टडी किया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, या रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लगा दिया, और यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। डियर स्टूडेंट्स, आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ा है, वहां पर भी लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ा होगा, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इट डील्स विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली, नॉट विद द प्रोडक्ट्स। एक और एक्सप्रेशन आपने पढ़ा हुआ है, मान लो A प्लस B कोई रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इट गिव्स C प्लस D। तो वहां पर आपने K इज इक्वल टू ये पढ़ा हुआ है, या रेट ऑफ रिएक्शन जो है
कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये जो के पड़ा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपने पढ़ा हुआ है बेटे। जो ये एक्सप्रेशन आता है इट कम्स फ्रॉम द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो क्या होता है कि एक्चुअल में ये जो एक्सप्रेशन आता है ये लॉ ऑफ मास एक्शन से ही आता है। एक बार फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, एक बार बैकवर्ड रिएक्शन के लिए करते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम KF लिखते हैं और बैकवर्ड के लिए हम KB लिखते हैं। फिर KF बाई KB जो होता है वो K होता है। ये जो K होता है ये किसके बराबर होता है? KF डिवाइड बाई KB के बराबर होता है। तब जाकर के हमारा कंसंट्रेशन ऑफ CD डिवाइड बाई A इंटू B आता है। यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन को यूज किया गया है। बट यहाँ पर आप देखेंगे इट डील्स लॉ ऑफ मास एक्शन डील्स विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे इस चीज को। तो यहाँ पर देखिए A प्लस B प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल है ये किसका होता है? मोलर कंसंट्रेशन का है। इसका है मोलर कंसंट्रेशन का है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगा दिया K। तो ये कांस्टेंट क्या हो जाता है आपका? ये रेट कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? रेट कांस्टेंट है। यहाँ पर अनदर रिएक्शन लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे। AA प्लस BB इट गिव्स प्रोडक्ट्स। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट कैन बी रिटन एज K A रेज टू पावर A B रेज टू पावर B। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर इनकी कोफिशिएंट 1 है तो इनकी पावर में 1 है, दिखाया नहीं गया। बट यहाँ पर A का जो है A की रिएक्टेंट A जी है उसकी मोलर कंसंट्रेशन, उसके जो मोल्स हैं A मोल्स हैं, B के कितने B मोल्स हैं। तो यानी कि जितने भी A या B कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में हमने लिख दिया। तो दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन बोले तो यहाँ से क्या बोला जाएगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B इज रेज टू पावर इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं इसको लिख ही देता हूं, फिर आप लोग जो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इसके बेस पर लॉ ऑफ मास एक्शन को लिखें तो क्या लिखा जाएगा? लॉ ऑफ मास एक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to product of molar concentration of reactants each raised to power equal to their stoichiometric coefficients present in balanced chemical equation, डियर स्टूडेंट यही देखो मैंने जो चीज लिखा है यहीं पर इसी को देख करके लिखा है, इसी के बेस पर लिखा है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी या प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू पावर ईच, यानी कि ए और बी दो रिएक्टेंट है, दोनों की पावर में क्या उनके कोएफिशिएंट ए और बी प्रेजेंट है, जो किसमें है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो होते हैं
यानी कि जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट है उनको बोल रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये हमारा जो है ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है। बट इट हैज बीन फाउंड दैट, ये पाया गया है कि इन सम केमिकल रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट डज नॉट एक्चुअली डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में ये पाया गया है कि रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट की पावर के बराबर नहीं है। यानी कि ईच रिएक्टेंट जो है उसमें उसके कोफिशिएंट जो है वो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है उसके बराबर नहीं है। यानी कि जो पावर में लिखा गया कंसंट्रेशन के रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स की पावर जो लिखी गई है दिस पावर इज नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट प्रेजेंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ए और बी रिएक्टेंट्स के सभी कोफिशिएंट ए और स्मॉल बी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं और हम ये कहते हैं कि सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम पढ़ने वाले होते हैं और एक्चुअल पार्टिसिपेशन, एक्चुअल जो रिजल्ट आता है वो किसके बेस पर आता है? उन बच्चों की जो पढ़ने वाले हैं उनकी वजह से रिजल्ट आता है। उन्हीं बच्चों के ही मार्क्स आते हैं, बाकी बच्चों के मार्क्स आते हैं कम आते हैं। तो यही कारण है, अगर हम ये कहें कि 90% लेने वाले बच्चे कितने हैं तो उसमें से थोड़े ही होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में 90% के लिए स्टडी जितनी चाहिए वो वही बच्चे कर रहे हैं जो थोड़े बच्चे हैं। तो ऐसे ही कुछ रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की पावर है वो उनके कोफिशिएंट के बराबर क्यों नहीं होती? क्योंकि एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन उनकी मोलर कंसंट्रेशन की पावर ए और बी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कुछ अदर पावर के ऊपर डिपेंड करती है। तो उस जो एक्चुअल में जिस पावर के ऊपर रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर जो एक्चुअल में डिपेंड करती है उसे हम एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट्स बोलते हैं। एक्टिव मास जो है कितने पावर है उसको हम बोलते हैं। उसी के बेस पर हम क्या लिखते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है। अभी मैंने बोला है मानो यही रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी और विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू ईच रेज टू सम पावर। ए और बी दो रिएक्टेंट है, इनकी जो पावर है ये जो अल्फा और बीटा लिखे गए, दिस अल्फा एंड बीटा मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। ये जो अल्फा और बीटा हैं ये ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर ए और बी के बराबर है अल्फा और बीटा तो उस केस में जो है हम वहां पर बोल सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ सेम है। बट अगर अल्फा एंड बीटा दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी देन हम ये कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन जो है सभी कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसी के बेस पर हम क्या लिख रहे हैं? रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in which rate of reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactants, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स
ईच रेज टू सम पावर, ईच रेज टू सम पावर, यहाँ पर हमने वो नहीं लिखा है, ईच रेज टू पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट, वो नहीं लिखा है, ईच रेज टू पावर सम पावर विच मे और मे नॉट बी, विच मे और may not be equal to their stoichiometric coefficients present in balanced chemical equation, present in balanced chemical equation. सो डियर स्टूडेंट्स, देखो रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन डिफाइंड है, रेट लॉ, और रेट लॉ क्या एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ रेट, इसका रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाने का एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और बी की मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ईच रेज टू सम पावर, ए और बी जो है दोनों किसी पावर से रेज है, कोई सी अल्फा और बीटा कोई पावर है, उनसे वो रेज है, इनके ऊपर अल्फा और बीटा पावर है। विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू, ये जो अल्फा और बीटा है ये रिएक्शन के कोफिशिएंट ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखा गया था। दिस इज द रेट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में पूछी जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, रेट लॉ भी आ गया समझ में, लॉ ऑफ मास एक्शन भी आ गया। अगर सिंपली केमिकल रिएक्शन के लिए, अगर किसी केमिकल रिएक्शन जैसे ए प्लस बी और यहाँ से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहे हो, और इस रिएक्शन के लिए हमें रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना हो, तो दोनों में डिफरेंस कैसे बताएंगे। रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। तो देखो यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन में जो ए और बी की पावर है वो वही है जो कोफिशिएंट में लिखी गई है, और यहाँ पर जो अल्फा और बीटा लिखी गई है, तो अल्फा और बीटा जो है ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर बराबर हो गए तो रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन बराबर है, अगर बराबर नहीं हुए तो इसका मतलब है रिएक्शन का जो रेट है ए और बी की एक्चुअल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो है किसी अदर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो के लिखा है ये क्या है, रेट कांस्टेंट है। अब रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ एक्सप्रेशन में अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी अगर यूनिटी ली जाए, 1 ली जाए, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको डिफाइन करते टाइम, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज the rate of reaction, can be defined as the rate of reaction if the molar concentration of each reactant is taken as unity, that is concentration of A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर पुट करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, यहाँ पर इसको के से डिनोट कर रहे हैं, ऐसे के से लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। तो रिएक्शन का रेट
रेट कांस्टेंट जो रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा अगर उस रिएक्शन में ईच रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर यूनिटी हो जाती है। ये हो गया। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बेस पर भी काफी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। छोटा सा टॉपिक और बच गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, it is equal to the sum of powers of each reactant, sum of powers of each reactant present in rate law expression of the reaction। जैसे हम रेट ला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, रेट जो पीछे हमने रिएक्शन लिखी है उसका रेट ला एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बीटा। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट ला एक्सप्रेशन है ये क्या है, आपका रेट ला है। और रेट ला एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो पावर है उनका जो सम होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शन कोफिशिएंट ए और बी के एक्चुअल में ए और बी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और किन में अदर पावर ए और बी से अदर पावर के ऊपर डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि जिन केमिकल रिएक्शंस में यानी कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, वन स्टेप सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन होती है, उनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, वो एक्चुअल जो कोफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ए और बी जो है उनके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनकी ही पावर के बराबर होता है। बट जिनमें केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होती, मोर देन वन स्टेप में होती है, वहां पर कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट्स की पावर कोफिशिएंट के बराबर नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर अल्फा और बीटा यहाँ पर लिखा है, तो इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है सिंगल स्टेप में नहीं हो रही है, ये मोर देन वन स्टेप में हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो बार बार इसको जो है रिवाइंड करके देखना है, आपको इसको अच्छे से समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो है इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके बेस पर जो हमने पीछे टॉपिक किया पहले वो, और जो इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक किया है उसके बेस पर जो असाइनमेंट आपको दे रहे हैं। तो अभी जो है आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसको आप नोट करके बाद में पूछ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज असाइनमेंट फॉर टुडे। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किन किन फैक्टर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसके साथ में लिख लेंगे, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और ये रेट लॉ से किस प्रकार से अलग है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।